नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग आज का क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। अब सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मैं सभी को प्रणाम करता हूं। सभी को प्रणाम करके मैं आज आप लोगों को कुछ अलग चीज बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास अभी मोटापा के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। तो हम लोग आज स्थौल्य रोग या मेदो रोग, इस पे हम लोग बात करेंगे। आजकल का जो जीवन है ना, वो बहुत ही भागदौड़ का जीवन है। तो लोगों को बहुत सारे रोग हो रहे हैं। तो हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं हमारे क्लिनिक में, तो उसमें सबसे ज्यादा ना मोटापा के रोगी आते हैं हमारे पास बहुत बार, या फिर संतर्पण जन्य व्याधियों के आते हैं। तो हमें तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है सभी लोगों का। तो जब मोटापा के लोग आते हैं तो हमें ना पहले तो हेतु वगैरह पे भी विचार करना चाहिए और क्या क्या सोचना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि छोटे बच्चों से लेके मध्यम वय के लोगों से लेके वृद्ध लोगों तक मोटापा मिल रहा है।
स्त्रियों में तो मोटापा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और कारण भी वही है। आरोग्य की दृष्टि से देखे, सौंदर्य की दृष्टि से देखे तो बहुत सारे आजकल मेडिसिन आ गई हैं और बहुत सारे व्यायाम के साधन आ गए हैं, जिम में लोग जाते हैं तो, और चमत्कारिक परिणाम मिलना चाहिए ऐसे लोग देखते हैं मार्केट में कितना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। लेकिन और लोग ने जाते हैं वेट लॉस करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग ना फंस जाते हैं, किसी को फायदा होता है किसी को नहीं फायदा होता है, कोई बेल्ट बेच रहा है, कोई जिम में जा रहा है, कोई ये कोई वो, बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो वेट लॉस के लिए दी जा रही है। मेरा ये बात ये नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए, जो चीजें शरीर को अच्छा करे, पेशेंट को ठीक करे, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उस पे तो लोग न फंस जाते हैं, उनको फायदा नहीं होता है और वो निराश हो जाते हैं कि हमने इतना सारा खर्चा भी कर लिया, इतना कोशिश कर रहे हैं, वेट हमारा कम नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो बेची जा रही हैं वेट लॉस के लिए, तो उसके एक तो हेतु का विचार नहीं किया जाता है, अग्नि का विचार नहीं किया जाता है, व्याधियों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है और लक्षण बहुत ज्यादा हो जाता है और उससे एडवर्स इफेक्ट भी आ जाता है। एक्सरसाइज वगैरह बहुत उसका साइड इफेक्ट भी बॉडी में होता है। एक्सरसाइज करें लेकिन जो अर्ध शक्ति व्यायाम, ये जो हमारा दिनचर्या में बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कारण देखते हैं मोटापे का, तो सबसे पहला मोटापा क्यों होता है, तो गुरु और मधुर आहार का सेवन ज्यादा करना। लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा मीठा चीज बहुत ज्यादा खाते हैं, दूध के बने हुए पदार्थ, पनीर वगैरह, मिठाइयाँ, ये बहुत ज्यादा खाते हैं। जो मावा की दवाई, मावा या खवा की पदार्थ बहुत खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तले हुए पदार्थ बहुत ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, बेकरी के आइटम्स बहुत खाते हैं, नियमित मांसाहार करते हैं, दही और चीज का सेवन ज्यादा करते हैं, और जो स्प्राउटेड चीजें हैं वह ज्यादा खाते हैं, डब्बा बंद पदार्थ का सेवन ज्यादा करते हैं। ऐसे पाश्चात्य जो वेस्टर्न कल्चर के जो आए हैं, जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में, एक बार खाए तो ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में खाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जब गुरु और मधुर आहार का सेवन ज्यादा होता है तो शरीर में सुस्ती आता है, बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होता है, आलस बहुत ज्यादा आता है और नींद आती है बहुत ज्यादा। और आजकल कैसा है कि सैटरडे संडे को लोग जब छुट्टी का दिन रहता है ना तो दिन भर सोते ही रहते हैं या लेट तक सोते हैं, तो उससे स्थूलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से ठंडे पदार्थ का सेवन ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कि, और जो शीत गुणात्मक चीजें हैं जैसे कि दही, ठंडा दही का सेवन करना, ठंडा कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना, फ्रिज में महीनों महीने कोल्ड स्टोरेज के पदार्थ रखे जाते हैं, अधिक प्रमाण में लिक्विड जो लिया जाता है, सूप या जूस बहुत ज्यादा मात्रा में, इससे शरीर में कफ की निर्मित बहुत ज्यादा होती है और मोटापा बढ़ने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है ये। उसी तरह से अगर एसी में कंटिन्यू अगर कोई भी इंसान रहता है, शीत गुण बढ़ता है, कफ बढ़ता है शरीर में और वह मोटापा को और ज्यादा बढ़ा देता है। उसी तरह से अगर स्निग्ध पदार्थ ज्यादा खाएं, जैसे तले हुए डीप फ्राइड चीजें ज्यादा खाएं, तेल वाली चीजें ज्यादा खाएं, और तेल में रखे हुए डब्बाबंद पदार्थ, तेल में संरक्षित करके रखे हुए हैं, उसको बार बार खाएं, या तेल में, एक ही तेल में बार बार तल तल के खाएं। चीज जैसे प्रोसेस्ड पदार्थ ज्यादा खाएं, जो डालडा होता है जिसको हम वनस्पति घी बोलते हैं, उसका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से अपाचित मेद जो रहता है वो बढ़ जाता है और मोटापा का कारण रहता है। पहले के जमाने में क्या रहता था कि घर में मक्खन निकाल के और उससे घी बनाया जाता था, शुद्ध घी, वह सबसे बेस्ट है। लेकिन आजकल जो बाहर का तेल वगैरह जो आ रहा है उससे मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसी तरह से एक्सरसाइज का अभाव, आज के जमाने में सब लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और काम भी ऐसा है, वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया है कि हमेशा बैठे रहने का काम है, फिर कहीं पर भी थोड़ा भी दूर जाना है तो टू व्हीलर फोर व्हीलर का यूज ज्यादा करना है, फिर उसके बाद में चलना, घूमना, दौड़ना, स्विमिंग, खेलना, ये सबसे पूरी तरह से अब चल गया है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि खेलने के लिए टाइम का है या फिर स्विमिंग के लिए टाइम का है, रनिंग के लिए टाइम है, वॉकिंग के लिए कहाँ टाइम है। उसी तरह से लोगों को बहुत ज्यादा आलस रहता है कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक नहीं करना है, इवनिंग वॉक नहीं करना है, और अपने शरीर के प्रति अभाव, अज्ञान रहता है, कोई भी मतलब ज्ञान का अभाव रहता है। और क्या होता है कि विश्वास भी नहीं होता है कि वॉकिंग करने से हमारा कैलोरीज बर्न होगा, तो और ये न खाने से ऐसा होगा, वो सोचते हैं हम खा लो, तो खाते रहो। तो इससे क्या होता है, स्थूलता बढ़ती रहती है।
लक्षण दिखाई देने लगते हैं, दोष निर्माण होने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ने लगती है, तब लोग जागते हैं कि अब थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। और वहां पर भी जो जिम ट्रेनर रहते हैं वो कुछ भी उल्टा पुल्टा सलाह दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि वायु का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। अति व्यायाम जब कराया जाता है, हैवी वेट उठाना, इससे क्या होता है कि मसल टेयर, या मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ कि ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं और बहुत सारे व्याधि निर्मित होने के कारण हो जाते हैं। हार्ट में भी अगर बहुत ज्यादा अपान वायु की दृष्टि होगी, व्यान वायु की दृष्टि होगी, तो अटैक आने के भी चांसेस रहते हैं। ज्यादा वो मतलब जिम में काम करना भी, जिम में जाना भी, और बहुत ज्यादा वर्कआउट करना अति प्रमाण में, और स्निग्ध चीजें जितना घी वगैरह जरूरी है हमको, वो न खा के केवल एक्सरसाइज और प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, व्याधि की निर्मित हो जाती है। या फिर दिन में सोना मतलब व्यापारी वर्ग जो है, या जो खुद का बिजनेस करते हैं, या फिर महिला वर्ग जो मतलब गृहिणी लोग हैं, वो काम वाम करके दिन भर सो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोना नहीं चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में तो सोना बहुत खतरनाक होता है। या फिर जो लोग रिटायर्ड लोग हैं वो लोग सो जाते हैं, और खाना खाने के बाद तो 1-2 घंटा नींद बहुत ज्यादा आती है। जो लोग जॉब नहीं करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो लोग भी कैसे भी करके दिन में सो जाते हैं। और रात को सोने का टाइम अलग है, सुबह उठने का अनियमित टाइम है, जागरण ज्यादा होता है। या फिर जो लोग शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, इससे क्या होता है कि जो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक है, नींद का, स्लीप पैटर्न बिगड़ जाता है, और फिर बॉडी का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं व्याधियां आती हैं और स्थूलता आती है। और अनियमित जो अपना दिनचर्या है, अनियमित आहार, फिर जो अपना लाइफस्टाइल है, ये सब नियमित होने की वजह से मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आज के जमाने में लोग चिंता नहीं करना चाहते हैं, सुखासीन जीवन बिताना चाहते हैं, मतलब कोई भी हेडेक नहीं होना चाहिए, ये सोचते हैं। तो सुखासुख जीवन व्यतीत करना, ये जो है, यह भी मोटापा का कारण होता है। क्योंकि आर्थिक संपन्नता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और साधन बहुत ज्यादा है हमारे पास, मतलब कोई भी चीज का इक्विपमेंट बहुत है, कपड़ा धोने के लिए मशीन है, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है, हर चीज के लिए फिर मेड है। तो जो साधन शुचिता है, इसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। और भौतिक जो भी फिजिकल वर्क है, उसके लिए भी बहुत सारा चीज मिल चुका है आज के जमाने में, तो फिजिकल वर्क उतना नहीं होता है। उसी तरह से आजकल क्या है कि टीवी, फिर मोबाइल, ये सब है। पहले के लोग क्या करते थे, अगर किसी के घर मिलने जाना है तो जाके मिल के आते थे। आजकल क्या है, व्हाट्सएप, 2 मिनट में बात हो जाती है व्हाट्सएप पे। तो अभी क्या है कि दूर संचार के जो संपर्क के प्रगति वाले साधन है, वो बहुत ज्यादा आ गए हैं। टीवी, इंटरनेट जैसे चीजें आ गए हैं, तो इससे इंसान को आलसी बना दिया है, और अपने पे, बॉडी पे ध्यान देने वाला ऐसा जीवन शैली है ही नहीं। तो इससे शारीरिक और मानसिक व्याधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इसी तरह से जो मोटापा का कारण है बीज दोष, जो हेरिडेटरी कारण होते हैं, जो माता पिता की वजह से आते हैं, और पीढ़ी न पीढ़ी बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कोई कहीं ना कहीं आहार विहार का नियंत्रण जो है वो रहता नहीं है। तो फिर अगर माता पिता मोटे हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही खाना पीना खाएंगे, तो वहां से जेनेटिकल क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी आएगा, और खाना पीना भी वैसा है, तो उससे मोटापा आ जाता है, और व्याधियां ज्यादा ज्यादा बढ़ती हैं। तो इसी में डायबिटीज टाइप 1, फिर डायबिटीज टाइप 2, बीपी, बहुत सारी व्याधियां, अर्श व्याधि, संतर्पण वाली सारी व्याधियां आने लगती हैं। इसी तरह से मेटाबॉलिक जो रेट है, वह बीएमआर जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। जितने भी अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो बहुत सारे सिक्रीशंस करते हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ रहा है, तो वह बहुत ज्यादा मोटापा का कारण हो रहा है। इसी तरह से सर्जरीज जो बहुत सारी कराई जा रही हैं, तो वो, या शारीरिक मानसिक व्याधि, आघात, ये भी बहुत ज्यादा मोटापा का कारण है। हार्मोनल इम्बैलेंस होना, मेंसेस का इरेगुलर होना या मेंसेस ना आना, पीसीओडी होना, फिर थायराइड का इम्बैलेंस होना, फिर डायबिटीज, फिर हार्ट की बीमारी, स्थूलता, ये सब ना एक दूसरे से निकटतम रहते हैं। जिसको डायबिटीज है उसको हार्ट की बीमारी रहती है, मोटापा रहता है, जो स्थूल प्रमेही है वह सब होते रहता है। तो आयुर्वेद में हम लोग औषधि उपचार तो करते हैं, लेकिन व्याधि को समूल नाश करने का कोशिश करते हैं। कार्य कारण भाव को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए हम लोग हेतु, लक्षण, संप्राप्ति, फिर निदान, परिवर्जन, ये सब पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगर मोटापा बढ़ता है तो पेट में, नितंब में,
पूरे थाइज में मेद संचय होने लगता है, चर्बी ज्यादा होने की वजह से स्थूलता रहती है, हाथ पैर में चलने में कंपन होने लगता है, सब चीज जो अवयव मोटे हो गए वो बहुत ज्यादा हिलते रहते हैं, उत्साह नष्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा जड़पन आता है, आलस आता है, कोई भी क्रिया हानि रहती है, दुर्बलता रहती है, थोड़ा भी चले तो ऐसे श्वास लगता है, सांस फूलने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, थकावट बहुत ज्यादा आती है, मेद धातु की विकृति के वजह से बहुत ज्यादा पसीना बहुत ज्यादा आता है, शरीर से दुर्गंध बहुत ज्यादा आती है, बॉडी मास इंडेक्स जो रहता है वह बहुत ज्यादा विकृत होने लगता है, तो वह भी हमें देखना चाहिए हर पेशेंट में। कॉम्प्लिकेशन क्या रहते हैं कि शरीर के जो सबसे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, स्त्रोतरोध होता है चर्बी की वजह से, और फिर क्या होता है कि थ्रोम्बोसिस होने लगता है, रक्त का कैसा होता है, चर्बी की वजह से वो पूरी तरह से ब्लॉक क्लॉट होने लगता है, और रक्त का प्रवाह जो होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रवाह होने लगता है, फिर हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक होता है, हृदय विकार होते हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन का स्ट्रोक होने लगता है, पैरालिसिस, हाई बीपी, किडनी की बीमारियां, सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये सब होने लगता है। फिर उसके बाद में ज्यादा वजन बढ़ने की वजह से घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि सारा प्रेशर घुटनों पे आता है, फिर अपने आप जो पीठ का जो ये वर्टिब्रा वो दुखने लगता है, सारे ज्वाइंट्स दुखने लगते हैं, फिर बोन्स का पेन होने लगता है, मेद धातु विकृत होने की वजह से दूसरे धातु जो है रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो नहीं बन पाता है, केवल मेद धातु ही बनता है, रस धातु भी नहीं होता है, इसलिए दुर्बलता आती है, वीकनेस आता है, आयु का ह्रास होने लगता है, जल्दी मृत्यु का रेट जो है, मोर्टेलिटी, वह बढ़ रहा है। उसके बाद मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, मतलब बीमार पड़ना और मोर्टेलिटी, ये दोनों विकृत होने लग रहा है। उसी तरह से योग्य प्रकार से मैथुन न होने की वजह से वंध्यत्व होता है और नपुंसकता आती है, क्योंकि वह ऐसा जवोपरोध, ऐसा बोला कि अति मैथुन नहीं हो पाता है, शुक्र धातु का क्षय जो होना चाहिए, क्योंकि खा बहुत रहे हैं वह भी क्षय नहीं हो रहा है, केवल वो संचित हो रहा है और विकृत रूप से संचित हो रहा है, तो उससे इनफर्टिलिटी आने लगती है, थायराइड, फिर डायबिटीज, लीवर की डिजीजेस, पाचन विकार, ये सारे विकार होने लगते हैं, और समाज में जो लोग जितने धनी हैं, पैसे वाले हैं, उनको ये ज्यादा बीमारियां होने लगती है। अगर अधिक प्रमाण में श्वेत प्रवृत्ति होती है तो दुर्गंधी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आजकल लोग क्या करते हैं कि वो ड्यू और वो परफ्यूम और क्या क्या यूज करते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते कि श्वेत की दुर्गंधी है उसका मूलतः कैसे नाश करें। इसी तरह से पूरा आयुष्य जो है वह बिगड़ जाता है। ऐसा बोला है कि कृश व्यक्ति अच्छा है लेकिन स्थूल व्यक्ति अच्छा नहीं है। उसी तरह से हमें ये देखना पड़ता है कि उसका एज क्या है, बल कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, औषधि क्या ले रहे हैं, आहार विहार कैसे है। तो कृश व्यक्ति जो है वह अगर ट्रीटमेंट स्थूल और कृश में देखें तो कृश जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन स्थूल में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ठीक करने में। अगर हम लोग चिकित्सा देखें तो मोटापा के लिए बहुत सारी चीजें जो है एडवर्टाइजमेंट आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बेचते जा या मेडिसिन बेचे जा रहे हैं। तो और फिर क्या है कि अगर अच्छा एक्सपर्ट है उसके अंडर में अगर कोई भी काम किया जाए तो बहुत यश मिलता है। तो आहार, व्यायाम और औषध उपचार, ये 3 प्रमुख चीजें हैं। अच्छा डाइट, जो जरूरत वाला चीज है वो लेना है, एक्सरसाइज और मेडिसिन, ये प्रमुख चीजें होती हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा फायदा होता है। सुनियंत्रित आहार का सेवन करें, योग्य व्यायाम करें और मेडिसिन जो जरूरी है वो लें। तो 80% मेडिसिन का सपोर्ट मिलता है, 20% बाकी चीज आहार और एक्सरसाइज, 80% तो मेडिसिन का ही सपोर्ट मिलता है। वो भी अभी यहाँ आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म है तो मैं आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत ज्यादा यहाँ पे बोलूंगा। आजकल क्या है कि आहार नियंत्रण के लिए जो डाइट बोला जाता है तो उसमें बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाया जाता है कि डाइट मतलब कुछ नहीं खाना है, डाइट मतलब कुछ चीजें खानी है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और शुगर, इसको हटाना है, और बहुत ज्यादा जो मतलब जो न्यूट्रिशन का जो बताने वाले जो लोग रहते हैं वो लोग का ही जो डाइटिशियन, उनका ही सलाह के हिसाब से इतना रफेज खाओ, इतना फाइबर खाओ, सैलेड खाओ, प्रोटीन्स खाओ, फाइबर युक्त चीजें खाओ, ये चीज बताया जाता है, लेकिन उससे डेफिशिएंसी होती है बहुत ज्यादा। उसी तरह से शाकाहारी और मांसाहारी के हिसाब से बोला जाता है कि आप लोग ये खाओ वो खाओ, पसंद है ये चीजें खाओ वो चीजें खाओ। फिर उसके बाद में दिनचर्या को
गड़बड़ उड़बड़ किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब गलत है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वो आयुर्वेद के हिसाब से नहीं है। जो भी बताया जाता है कि पानी बहुत ज्यादा पियो, उससे अग्निमंद और हो जाता है। उसी तरह से व्यायाम वगैरह जो बताया जाता है, वह कैसे है कि व्यायाम अर्ध शक्ति व्यायाम होना चाहिए, तभी वो ज्यादा फायदा करता है। चलना घूमना ये सब जो बोला जाता है, और कितना जिम में कितना एक्सरसाइज करना है, कितना योगासन, डांस, साइकिलिंग, खेलना, जिससे शरीर को लॉजिक बनाए, शरीर सुडौल और मजबूत हो, उसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। मेडिसिन जो रहते हैं वो जो जादुई परिणाम दिलाने वाली मेडिसिन रहती हैं, वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। जो धीरे धीरे ट्रीटमेंट देके हम वेट लॉस करते हैं वो ज्यादा अच्छे रहती हैं। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो ऑथेंटिक दवाइयाँ हैं, उससे क्या होता है कि लीवर खराब नहीं होता, किडनी खराब नहीं होता। तो आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों के गाइडेंस में ही अच्छा मेडिसिन, अच्छा पंचकर्म ये जब किया तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग आइए और आप लोग कुछ बोलिए जी। डॉक्टर परवीन कश्यप जी, डॉक्टर अर्चना मैम, आप लोग कैसे वेट लॉस कराते हैं? मोटे लोग में क्या आप लोग का प्लानिंग रहता है, क्या मेडिसिन रहते हैं? तकदीर सिंह जी, आप कुछ बोलेंगे इस पर? हाँ परवीन जी, आप बताइए, आप वेट लॉस कैसे कराते हैं अपने पेशेंट्स में? जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। हम सबसे पहले जी सर शोधन करवाते हैं। जी हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। जी सर, सबसे पहले सर शोधन करवाते हैं। शोधन करवाने के बाद सर जो आपका वो फॉर्मूला है सैचर आदि प्लस वो सरसों तेल वाला सर, जी कुछ लंघन भी करवाते हैं सर पेशेंट के अकॉर्डिंग। जी। तो कितना अंदाज से कितना कम हो जाता है वजन? सर मैंने देखा है कि मतलब पेशेंट कई बार बीच में छोड़ देता है, लेकिन वैसे हो जाता है सर। मतलब 20 दिन में लगभग 7-8 kg भी कवर हो जाता है सर अच्छा अच्छा। पस्ती से। जी बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया। और दवाइयों में क्या क्या देते हैं आप सर वेट लॉस के लिए? दवाइयों में सर आरोग्यवर्धनी, मेदोहर, गूगल ये चलाते हैं सर। जी और एक सर हमारे एक पुराने वैद्य जी हैं, वो देते हैं कुछ बना के, उनका फॉर्मूला तो नहीं मुझे पता, लेकिन वो वेट लॉस बहुत अच्छा कर देती है। अच्छा, आपको नहीं पता है क्या देते हैं? नहीं नहीं सर, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन वो हाँ शेल कर देते हैं। जी 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 सर। ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। अर्चना मैम, आप बताइए, आप क्या करती हैं वेट लॉस के लिए? हाँ, हाँ जी सर। सर पहले तो ये पंचकर्मा ही करती हूँ सर। पंचकर्मा में भी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है सर, और उसमें जो संसर्जन क्रम होता है ना, वो थोड़ा-सा ओबेसिटी के पेशेंट में थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट करना है सर। वही मतलब पेयाविलापी वगैरह। तो वो मतलब इतना पतला-पतला खाने से भी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। और स्ट्रॉन्ग विरेचन देना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वमन करना है, और उसके बाद बस्ती जो देते हैं, उसमें भी वेट लॉस के काढ़े जो है, वेट लॉस के जो सभी औषधि है, वो उसका मतलब काढ़े का यूज़ किया जाता है। और मात्रा बस्ती के और अनुवांशिक बस्ती कम दिए जाते हैं सर, काढ़े के बस्ती ज़्यादा दिए जाते हैं। उसके बाद भी आहार का पूरा सोचते हैं, और वो जो पेशेंट है उनमें खाने में क्या गलत हो रहा है, वज़न क्यों इतना बढ़ रहा है, वो सारा हेतु निकाला जाता है सर, वो बदल दिया जाता है। ज्वार की रोटी होती है, लाजामंड होता है। वैसे संतर्पण तो करते हैं, लेकिन जो हेवी फूड है वो पूरा बंद किया जाता है सर। और गुरु भोजन होता है, स्वीट होता है, खीर वगैरह जैसे पदार्थ होते हैं, ये सारा पूरा बंद किया जाता है सर। और वॉकिंग बहुत ज़्यादा होता है, 5 किलोमीटर वॉकिंग करना है, गर्म पानी लेना है, मध लेना है। ऐसा पूरा डिटेल्स लिख के दिया जाता है सर उनको। और विहार में भी सर उन कुछ लोगों को दिन में सोने की आदत होती है, और बहुत मतलब आराम से सब चलता है उनका, तो उसमें भी थोड़ा सा बदल किया जाता है सर। स्ट्रेस भी होता है कुछ पेशेंट में, तो नस्य और शिरोधारा भी की जाती है सर। और ये सब मतलब आहार विहार सब पे फोकस होता है सर। पहले पंचकर्म किया जाता है, फिर आहार और फिर विहार। तो ये सारा करके सर अच्छा रिजल्ट मिल जाता है सर। हर एक पेशेंट में अलग अलग रिजल्ट मिलता है, लेकिन रिजल्ट मिलता ही है सर इसमें, अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मूंग का यूज, फिर हमारा जो राइस का ऊपर का पानी है, ये बहुत दिनों तक मतलब दिया जाता है सर। एक टाइम तो वही लेना है, एक टाइम ज्वार की रोटी लेना है आधी, या थोड़ा सा पतली छोटी सी रोटी लेना है सर। ये भी और लाही होता है वो लेना है, लाजामंड लेना है, ये सारा बता दिया जाता है सर। करते भी है सर पेशेंट, क्योंकि ये संदर्भजन्य व्याधि से बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है पेशेंट को, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, मतलब उसमें उसके साथ ही ब्लड प्रेशर, फिर शुगर। तो इनको अगर बता दिया तो ये सब बढ़ जाएंगे लेवल, ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये मन से करते हैं सर, जी करते हैं अच्छे से। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया। मोनिका मैम, आप बताएंगी? प्रणाम सर।
आप सर कैसे बस करते हैं एक एकदम? मिनट सर, बस अर्चना मैम से एक चीज पूछनी थी कि जो उन्होंने पंचकर्म बोला, तो पंचकर्म में स्पेसिफिकली क्या करवाते हैं? क्योंकि सब मैम, कुछ तो करवाना। हाँ जी मैम। यस मैम, यस मैम। तो स्पेशली सब सारा करना है, क्योंकि वमन विरेचन ये पूरा अपतर्पण करता है। और बस्ती जो है, तो बस्ती नहीं बोला है वैसे, लेकिन मैं बस्ती में थोड़ा चेंज करती हूँ, काढ़े की बस्ती ज्यादा देती हूँ, ऑयल की बस्ती कम देती हूँ। और काढ़े की बस्ती में भी त्रिफला की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और कुछ जो वेट लॉस के द्रव्य वो भी ज्यादा होते हैं, तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है मैम। लेकिन कुछ पेशेंट में वमन भी नहीं कर सकते, तो विरेचन और बस्ती किया जाता है। तो विरेचन में भी हम जो संसर्जन क्रम देते हैं ना, वो थोड़ा स्ट्रिक्टली मतलब उनको ये करना है। और जो स्नेहपान देते हैं ना, उसमें भी हम बाकी लोगों को बोलते हैं कि जब भूख लगे तो आप खाना खाइए। लेकिन मैं वेट लॉस के पेशेंट को सिर्फ मूंग का सूप या मूंग मूंग दाल की खिचड़ी बोलती हूँ, और वो भी मतलब 5-6 बजे सिर्फ एक ही टाइम खाना है। और बहुत भूख लगी तो रात को सूप लेना है या लाजामंड वगैरह, ऐसा थोड़ा सा यही बोलती हूँ मैम। स्ट्रिक्टली वो बोलती हूँ स्नेहपान में। और उसके बाद जो संसर्जन क्रम है उसमें भी 7 दिन तक मैं मतलब राइस का ऊपर का पानी लेना है, मूंग का यूशी लेना है, कुलित का यूज भी यूशी लेना है, ये ऐसे यही बताती हूँ मैम कि ज्यादा ये करें। फिर विहार भी उसके साथ ही चलता रहता है कि 5-5 किलोमीटर आपको चलना है, सारे योगासन करने। किसी का पेट बड़ा होता है, किसी के थाई बड़े होते हैं, तो उसके हिसाब से उसको एक्सरसाइज भी दी जाती है। अगर स्ट्रेस इंड्यूस है तो शिरोधारा नस्य भी हम इंक्लूड करते हैं मैम। तो विरेचन और बस्ती अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे, ये तो मैं कॉमनली करती हूँ, हर एक पेशेंट में अच्छे से करते हैं। यस मैम। जी मैम। मैम तो स्नेहपान के लिए पेशेंट इजीली, उससे पहले मैम आप दीपन पाचन भी करते होंगे, आई एम श्योर, फॉर यस यस फ्यू डेज, मैम, राइट? हाँ वो तो किया हम्म जाता है, यस। हम्म। तो उसमें भी मैं दीपन पाचन में गूगल कल्प में यूज करती हूँ, क्योंकि हम्म। अभी है बहुत सारे गूगल में। तो अभी मतलब दीपन पाचन भी हो जाता है, और लेखन कर्म भी करता है गूगल कल्प। तो मैं ये दीपन पाचन के लिए गूगल कल्प यूज करती हूँ। और डेली मैं मृदु अनुलोमन देती हूँ, गंधर्व की चूर्ण या एंडवृष्ट की शुरू कर देती हूँ मैम मैं पहले से ही। उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है वेट लॉस के लिए, टॉक्सिन्स अच्छे से बाहर निकल जाते हैं। और मतलब अग्नि अच्छा रहता है तो डाइजेशन प्रॉपर होता है, फिर मेद धातु की मतलब ज्यादा ये नहीं होता है, निर्मित नहीं होती मैम। ये भी सोच सकते हैं। जी मैम, जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, सर तो हम मैम लोग आप भी। बताइए। हाँ। हाँ सर, मैं यूजुअली जो स्टार्ट करती हूँ वो ऐसे ही करती हूँ कि दीपन पाचन, जिसको हम सर पेशेंट की टर्म में समझाने के लिए उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन बोल देते हैं, कि हम डिटॉक्सिफाई करेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम सारे आपके पंचकर्म या जो भी आपको करना है वो हम शुरू करेंगे, ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, मेन ट्रीटमेंट। तो उसमें सर हम लोग आरोग्यवर्धिनी देते हैं उसको, और जैसे मैम ने बोला कि कुछ एक चीज वातानुलोमन के लिए देते हैं, और साथ में खाने के लिए उसका सर हम यूजुअली लंघन कराते हैं। और लंघन में मतलब सुपाच्य भोजन और बहुत ही हल्का भोजन, लघु भोजन, बहुत ज्यादा हल्का, जैसे मूंग की दाल का यूश या सब्जियों का यू सूप बना के लेने के लिए, इस तरह की चीजें बोलते हैं। लेकिन साथ में मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ पेशेंट को, कि आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल फैट को एकदम जीरो कर देना अपनी डाइट में। तो फैट 1 से 2 चम्मच पिघला हुआ घी डेली आपने कंज्यूम करना ही है। क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ सर कि फैट जो है वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। और अगर बैलेंस डाइट की डेफिनेशन भी देखें तो उसके अंदर अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट भी एक कंपोनेंट होता है उसका। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फैट, और प्लस इतने सारे विटामिन्स हैं जिनको जो फैट सोल्यूबल हैं। सो अगर हम बिल्कुल फैट को जीरो कर देंगे अपनी डाइट में से, तो वो सारा हम लोग डिप्लीट करेंगे अपने, मतलब वो हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाएगी उस चीज को। तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं उनको बोलती हूँ कि 1 से 2 चम्मच पिघला हुआ घी आपने अपनी डाइट में लेना ही है। जितने भी वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशनिस्ट हैं आज की डेट में सर, वो सब लोग आज की डेट में एडवोकेट करते हैं इस चीज को कि आपको फैट अपनी डाइट में ऐड करना ही चाहिए। ये बहुत ओल्ड स्कूल है, पहले बोलते थे ऐसा कि नहीं फैट बिल्कुल जीरो कर दो, है ना, बिल्कुल एकदम खाने पे बिल्कुल मीठा एकदम खत्म कर दो, नमक एकदम खत्म कर दो, चावल एकदम खत्म कर दो, पानी मिनिमम लो। सर ऐसा अगर हम करेंगे तो वैसे ही वेट लॉस हो जाएगा, उसमें तो कुछ भी नहीं है। बट उसमें क्या होगा ना कि उसमें वापस जैसे ही, क्योंकि यू कांट स्टे ऑन दैट डाइट फॉर द होल लाइफ, तो जैसे ही आप वापस अपने नॉर्मल उस पे आते हो, खाने पे आते हो, अगेन आपका जो वेट लॉस हुआ होता है वो रिबाउंड हो जाता है। तो उसके लिए लॉन्ग स्टैंडिंग अगर इफेक्ट चाहिए तो लाइट मतलब आपकी लाइफस्टाइल में इस तरह का हमें आदतें डालनी चाहिए जो आप लॉन्ग टाइम तक जिस चीज को आप कैरी ऑन कर सको। तो पहले 2 हफ्ते तक उनका दीपन पाचन कराने के बाद, उसके बाद सर हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। यूजुअली इसमें बस्ती बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, और उसके अलावा सर उद्वर्तन जो है वो उससे कुंतल का, ये सॉरी
forgetting the name of the कोलकुलत्थादिचूर्ण। कोलकुलत्थादिचूर्ण, उससे यस सर कोलकुलत्थादिचूर्ण उससे ये उद्वर्तन कराते हैं। और साथ में सर बीच-बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो वो बालू का स्वेद भी करवाते हैं। अगर कई बार क्या होता है कोलकुलत्थादी से थोड़ा गर्म होता है तो कुछ पेशेंट को ना स्किन रैशेज़ भी हो जाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम एलादी तेल उसको लगाने के लिए देते हैं बॉडी के ऊपर, और उसके हम फिर अल्टरनेट कर देते हैं कि बीच-बीच में हम बालू का स्वेद भी उसको ऐड कर देते हैं। खाने के लिए सर एक वरादी कषाय आता है आर्यवैद्यशाला कोट्टकल का, जो वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करता है। वरा त्रिफला को ही बोलते हैं, तो वरादी कषाय और उसके साथ-साथ मेदोहर गुग्गुल आरोग्यवर्धिनी, ये हमारा चलता रहता है। और साथ में उसको अनुलोमन के लिए कुछ ना कुछ हम देते रहते हैं। पथ्यारिष्ट दे देते हैं रात को उसको खाने के लिए। अगर डायबिटिक नहीं है तो त्रिविल लेहम का डेली हम उसको 10-10 ग्राम, 5 टू 10 ग्राम जैसा पेशेंट का कैपेसिटी हो वैसे उसको सुख विरेचन के लिए डेली यूज़ करते हैं। और सर माइल्ड उसको फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी सजेस्ट करते हैं। डाइट उसको एडवाइस करते हैं कि ऐसी डाइट लो जिसमें आपको हर चीज़ बैलेंस में लेनी है, लेकिन वो ये है सर कि खाने का टाइम जो है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, कि सुबह का खाना कितने बजे से पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा खाना जब आप खाएँ, तो उसमें इतना गैप होना चाहिए कि आपको भूख भी अच्छे से लग जाए। और अगर भूख अच्छे से नहीं लग रही है तो उसके लिए सपोर्ट करने के लिए हम उसको कुछ ना कुछ इस तरह की मेडिसिन अष्टचूर्ण या कुछ भी ऐसे इस तरह का दाढ़ी-मादी चूर्ण, इस तरह का कुछ ना कुछ उसको स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उसका मेटाबॉलिज़्म भी फास्ट रहे और उसको भूख भी लगे। और जब भूख लगे तब उस टाइम पे खाना है। और रात में भी सर यूजुअली हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि 7 और 7:30 मैक्सिमम, इसके बाद नहीं खाना, उसके पहले आप खाओ। और उसके अंदर भी आपको खाना ऐसा ही खाना है, जैसे दाल का सूप ले लिया, सब्जियों का सूप ले लिया। रात के टाइम पे आप थोड़ा-सा सर थोड़ा हम इंटीग्रेट करके चलते हैं कि रात के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े अवॉइड कर लो। ठीक है, दिन में आप लो लेकिन रात के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े अवॉइड कर लो, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो बॉडी डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए हम रात के टाइम पे थोड़ा-सा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और सर अगर कहीं पे हमें लगता है स्ट्रेस या कुछ रिलेटेड है तो उसमें ब्राह्मी बटी और मानस मित्र बटक ही ऐड कर देते हैं सर, एक-एक टैबलेट सुबह-शाम। दैट्स ऑल सर। जी, बहुत अच्छा बताया मैम, मोनिका मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक हाँ, यू सर। और कोई बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं अपना कुछ। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कैसे वेट लॉस करते हैं? स्थूलता के पेशेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या सोचते हैं? क्या ट्रीटमेंट देते हैं? डॉक्टर गीता पटेल मैम, आप कृपया बताएंगी? विनीता चौहान मैम, कुछ बताएंगी आप? हाँ, गीता मैम बताइए। हाँ हाँ सर, मैं उद्वर्तन में जो ये मैम कोलकुलत्थादी बोलती है ना, वो पेशेंट को तकलीफ होता है, तो उसकी जगह मैं जव का आटा ही उसको बोल देती हूँ कि आप वही उनसे ही कर लो, या साथ में त्रिफला ऐड कर देती हूँ कभी कभी कोई पेशेंट ऐसा है तो। पर उसको सिर्फ वो नहीं, एक्सरसाइज भी उसको एक डर ही रखती हूँ कि अगर नहीं करोगी तो स्किन लचक जाएगी, फिर बाद में मत बोलना कि वेट घटाया और एजिड जैसी दिखने लगी। एक्सरसाइज हो, ये उद्वर्तन तो करना ही है, वरना पेशेंट स्किप कर देता है। वो लोग वो एक डर से ही उसको बोल देती हूँ पहले से, ये दोनों कंपल्सरी है, डेली आधा आधा घंटा। जी, बाकी मेडिसिन तो ये सब बोल रही, वही बोल रही हूँ मैं भी। बहुत अच्छा बताया मैम। और डॉक्टर श्वेता मैम, आप वेट लॉस कैसे कराती है? कृपया आप बताइए। वैद्य ईशुकांत जी, आप कुछ बोलेंगे? वैद्य तकदीर जी, हरीश बत्रा जी, कुछ बोलिए आप लोग कृपया। डॉक्टर मंगला मैम, आप कैसे ट्रीटमेंट देती हैं? वैद्य ईशुकांत जी बोलिए सर। ईशुकांत जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद आवाज नहीं जा रही है। श्वेता मैम बोलिए। जी सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते मैम, बताइए। हाँ सर, मैं भी यही सब यूज करती हूँ, लेकिन आरोग्यवर्धिनी, मेदोहर गुगुल ये ज्यादा यूज करती हूँ। मेदोहर गुगुल गर्म पानी के साथ भी अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डाइट नहीं लोग कर सकते, क्योंकि मुंबई के लाइफस्टाइल में आना जाना सब बहुत तकलीफदायक होता है। तो मैं एक टाइम पे एक ही अनाज, मतलब चपाती है तो सिर्फ चपाती, या राइस खाते हैं तो एक वक्त राइस, ऐसे डाइट ज्यादा करके देती हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चपाती और राइस दोनों एक साथ नहीं कभी
बोला है। और ज्वारी की रोटी भी इसमें अच्छे से काम करती है, और ज्वारी की रोटी भी वेट लॉस में अच्छा रिजल्ट्स देती है सर। बाकी तो बस सब वही दवाई है, अलग कुछ नहीं यूज करती। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर चंपा सोलंकी मैम, वैद्य इशुकांत जी बताइए सर। जी जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है। आप कैसे वेट लॉस करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे क्या करते हैं? सर वैसे तो हम मेरे पास वैसे पेशेंट आए नहीं है अभी तक, लेकिन हमने मतलब बीच में कुछ हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने हमने मिलके मतलब इसे प्लानिंग किया हुआ था। पर मैडम ने बहुत सारी चीजों को तो बता ही दिया है, जैसे मैं उसमें मेदोहर मृदंग आदि लौ, अभ्यादिष्ट, रोहित का दिष्ट, ये सब देता ही हूँ। और साथ में सर इसमें मैं मतलब ऐड करना चाहता हूँ, जैसे अवगाहन वस्ती है, और आपका जैसे मंडूक आसन है, भस्त्रिका है, कपाल भारती है। इसमें मतलब ये सब भी अगर करवाएं और ये सब दे तो अच्छा फायदा रहेगा। क्योंकि लघु संतर्पणी चिकित्सा इसमें देना अच्छा है सर। तो इसमें जो वैस्थापित महाकषाय, विरेचनोपग महाकषाय, तो इसको दें तो इसमें ज्यादा फायदा है। जैसे हरितकी है आपका, तो हरितकी तो मैम ने बताई है, और भी जो वैद्यों ने बताया है, तो हरितकी देना ही है विरेचन के लिए। तो उसमें मृदु विरेचन भी हो जाएगा, साथ में उसका पेट भी साफ रहेगा। और इसमें लघु संतर्पणी चिकित्सा देना ज्यादा अच्छा है सर, जहां तक मैं सोचता हूँ। तो इसमें क्रिज भी नहीं होना चाहिए जो पेशेंट है, तो उसको देखते हुए भी हमको चिकित्सा देना है। जैसे चावल भी अगर देना है सर, तो उसका अग्नि संस्कार करके देना है उसको। जैसे बिरयानी बनता है या कुछ बनता है, तो उसको ऐसा फ्राई करके अग्नि संस्कार करके कुछ मसाले छिड़क करके दे, तो उसको क्रिज भी नहीं होगा, उसका उसके शरीर में बल भी रहेगा, संतर्पण भी होगा। जी सर। बहुत अच्छा बताया सर, बहुत अच्छा बताया। और कोई बोलना चाहते हैं? विनीता चौहान मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी, वेट लॉस कैसे कराती हैं? डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर बीबी हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर चंपा सोलंकी सर मैम, बताओ। हाँ सर बताइए। ऐसा मेरे एक पेशेंट थी, जी 100 से ज्यादा उसका वेट था। जी। तो हमने उसको खाली यव की रोटी ऊपर ही रखा, अच्छा। त्रिफला ये सब दिया, गूगल, तो इससे बड़ा फायदा है। आरोग्यवर्धनी, चंद्रप्रभा और मेदोहर गूगल, जी और सब त्रिफला चूर्ण के साथ विडंग चूर्ण भी दिया था, जी और विडंगारिष्ट, इससे अच्छा फायदा हुआ था। जी। वो चलने फिरने निर्भर खाट पर सुती रहती थी, इतना फायदा हुआ कि चलने फिरने लग गई थी। अच्छा, तो अंदाज से सर कितना वजन कम हुआ? मेरे ख्याल से साहब 20 किलो हुआ था, 100 से ज्यादा था। और कितना दिन में हुआ सर? ये कम से कम 6 महीना हुआ था सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बताया आपने सर। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? विनीता मैम आप बताइए थोड़ा। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। सर बाकी सभी लोगों ने बता ही दिया है। मैं भी आरोग्यवर्धनी, चंद्र प्रभावती, त्रियोष्णादिलो, मेदोहर गुगुल और बस्ती, सहचर आदि तेल और सरसब तेल की देती हूँ सर। फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कहती हूँ, और पेशेंट से कहती हूँ, मतलब बहुत लोगों की आदत होती है ना, दिन भर कुछ खाते रहते हैं, मंचिंग उनकी चलती रहती है। मुझे लगता है अगर कोई नॉर्मल खाना खाए तो उससे उतना वेट गेन नहीं होता जितना ये मंचिंग से होता है, फास्ट फूड की और बाकी ये चिप्स वगैरह की। तो मैं वो पेशेंट को वो करने के लिए मना करती हूँ। तो रिजल्ट आते हैं सर, अच्छे आते हैं। मैंने 15 डेज में 3-3 किलो तक कम किया है। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मंगला मैम आप कुछ बताइए, आप वेट लॉस कैसे कराती हैं? शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। सर इसमें अगर श्वास कुठार रस दिया जाए तो सही रहेगा सर? किस लिए श्वास कुठार क्यों देना है? सर जैसे ट्राइग्लिसराइड वगैरह रहता है, ये क्लेथ का ही संप्राप्ति है। तो जैसे ट्राइग्लिसराइड अगर कम करना है, बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो उसमें ये काम करेगा अच्छा। ट्राइग्लिसराइड को ध्यान में रखते हुए।
जी सर, जी सर। वो क्या होता है ना सर, मोटापे में सांस फूलना और बीपी हाई हो, बीपी मतलब ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, बीपी लो होना, ये सब रहता है, सांस फूलना। तो यहाँ पर दे सकते हैं सर इसको, श्वास का चिंता मरीजा से या श्वास कुठार रस। जी, लेकिन वो ठीक है, जी लेकिन सर। ऐसा आपके स्टडी में है क्या कि ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होता है श्वास कुठार से? हाँ जी सर। असल में एक पेशेंट थी मेरी, सॉरी मेरा पेशेंट था एक बार। वो मतलब उसको क्या था कि उसका मोटापा बढ़ गया, स्ट्रेस भी रहता था, और उसका बैठ कर करने वाला काम था। तो क्या दुकान में वो बैठा रहता था, तो उसका मोटापा हो गया, फिर उसको हाई ट्राइग्लिसराइड हो गया, सांस फूलने ऐसी स्थिति हो गई। तो मैंने उसको ऐसे सिंपल बोल दिया था कि आप बृहत चिंतामणि रस ले लेंगे। तो वो क्या मेडिकल वाले थे, तो उनको क्या है सर, उनके पास दवा वगैरह सब थी, तो वो ले रहे थे उसको, मुक्तादी वटी और बृहद श्वास उठार रस ये सब ले रहे थे। तो उनका बहुत कुछ मतलब वेट लॉस हुआ था, साथ में ट्राइग्लिसराइड भी कम हुआ था, और सांस फूलने की तकलीफ भी दूर हो गई लगभग। ऐसा मतलब हमने दिया था उसको। जी सर। बहुत अच्छा आपने बताया। जी ठीक सर। है, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। तकदीर जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे? जागीर सिंह जी, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, कृपया आप बताइए कुछ। अच्छा, अगर ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो कुछ और टॉपिक। अर्चना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, हाँ सर। सर मुझे ये पूछना था सर, हम अल्जाइमर में क्या विचार कर सकते हैं सर? और अल्जाइमर में आप सिम्टम्स बताइए पहले। हाँ सर, इस पेशेंट में कंफ्यूजन होता है सर, पूरा भूल जा रहा है सर पेशेंट, कुछ भी हाँ, याद नहीं रहा है। पहले तो सिर्फ मतलब चाबी या रास्ता भूलता था, अभी तो सर घर के मतलब जो फैमिली मेंबर्स है उनको भी भूलता है सर। और मतलब बीच में रोने लगता है, कि डिप्रेशन होता है उसको, रोने लगता है बीच में ही। तो ये प्रॉब्लम बढ़ गई सर उनकी। तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं सर? क्या बात इसमें प्रकोप समझ नियोस्टिकमाइन सकते हैं? टैबलेट चल रहा होगा, हाँ नियोस्टिकमाइन। सर, हाँ, रिवामर टैबलेट चल रही है ये उसको। अमिताभ बच्चन को भी है ना अल्जाइमर्स डिजीज? हाँ सर, रिवामर चल रही है, और ये कॉग्निट्रस्ट एक सिरप चल रहा है सर। तो सर ये इसमें बात बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। इसमें और मस्तिष्क रोगाधिकार के जो चिकित्सा बताइए, जैसे पंचामृत लौह गोकुल है, बृहद्वा चिंतामणि रस, स्मृति सागर रस, मानस मित्र गुटिका, ये सब देना है, पंचकम करना है आपको। आपके पास ब्राह्मी तेल है क्या? ब्राह्मी हाँ तेल सर, का है बस्ती सर। दे दीजिए, या बच्चा तेल का बस्ती दे दीजिए, नस्से दे दीजिए, अभ्यंग दे दीजिए। नस्य शीर वाला तेल का दूं सर? क्या ज्यादा दे सकते हैं ना हम ये वाला क्वांटिटी में? तेल देने से वायु का शमन होगा, और हाँ, बाकी मेद देने से माइंड अच्छा होगा। सिर्फ फिर नस्य ब्राह्मी तेल का देना है सर? ब्राह्मी तेल का ज्यादा मात्रा में तो दे नहीं पाएंगी, वो जलेगा। यस सर, हाँ। बस मृदु पाकी तो नहीं होगा। तो आप नहीं सर, मेरा शीरबला है वो दे दीजिए, मृदु पाकी है। शीर वाला है सर आपका, हाँ। हाँ, वो दे ज्यादा दीजिए। क्वांटिटी वहाँ का वात प्रकोप मतलब कम करना है, और जो एट्रोपी है हाँ, तो उसमें भी सर ऑयल का ही बस्ती नस्य बोला है ना सर आपने? नस्से बस्ती, हाँ। दोनों और देना सर। घृत में महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, सारस्वत घृत, ऐसे घृत भी दीजिए, अग्नि सर को बढ़ा के। इतना सारा मतलब उसका है सिवियरिटी, तो होगा क्या सर कम अभी? 100%, 4 मिनिमम मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 साल में पूरा ठीक हो जाएंगे। और सर बस्ती और नस्य एक साथ नहीं दे सकते हैं सर, अगर ज्यादा क्वांटिटी में नस्य दिया तो? हाँ, दे सकते हैं ना, कोई अगर प्रॉब्लम? आप। हाँ, दे सकते हैं ना, बस्ती से जल्दी पैदा होगा। हाँ सर। और यस यस। मज्जा धरा कला को अच्छा करना है तो आपको पित्त धरा कला अच्छा करना पड़ेगा, ग्रहणी को अच्छे से करना पड़ेगा आपको। यस यस, उसको एलोपैथी भी बहुत सारे चल रहे हैं सर, टैबलेट्स। हाँ, लेकिन वो एलोपैथी से ठीक नहीं होने वाला है। प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऐसे होता है अल्जाइमर, प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर। यस आयुर्वेद में यस। हम रीजनरेट करते हैं, पूरी तरह से सारी चीजों को नया बना देते हैं। यस सर, यस सर। आमलकी रसायन बहुत अच्छा है अल्जाइमर्स के लिए, या ब्रह्म रसायन बहुत अच्छा है, मेद्र यस रसायन, मेद्य रसायन बहुत, ऐन्द्र रसायन, शिलाजित रसायन। रसायन देना है, घृत कल्पना, नस्य दीजिए, कर्ण पूरण करिए, कैसे भी घी तेल डालते रहिए बॉडी में, अग्नि को बढ़ा के। यस यस सर, थैंक यू सर, जी, थैंक यू। अल्जाइमर्स ठीक हो जाते हैं, मैंने किया है, बहुत सिंपल है, लेकिन हमें पेशेंट को कन्विंस करना है कि 100 एकड़ जमीन है पूरा सर शुद्ध। आपने कितने साल के पेशेंट को किया, और कितने साल लगे सर? मेरे को कोई मेरे पास जैसे कि बूढ़े लोग थे रिटायर्ड, तो हाँ सर। वो लोग रिटायरमेंट के बाद उनको कोई बात करने वाला नहीं था, तो वो अकेले निगेटिव थॉट
की वजह से, किसी की वाइफ का डेथ हो गया, कहीं बच्चे फॉरेन चले गए, तो वो डिप्रेशन में अकेले रह के मेड के साथ वो डिप्रेशन में गए, तो डिप्रेशन, काम शोक भयात वायु, वायु का प्रकोप हुआ और उनको एल्जाइमर्स हो गया, किसी को पार्किंसन हो गया, किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, किसी को डीमाइलिनेटिंग डिजीजेज हो गए। तो ये सब में चिंता या फिर अकेलापन जो बोलते हैं, लोनलीनेस, वो ही दिखाई दिया। तो उसमें ये मानस चिकित्सा ही क्या, रसायन मानस चिकित्सा, जो चीज हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, बाकी हम तो अकेलापन दूर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी काउंसलिंग करना है, उनकी बात सुनना है, उनकी जो भी दुख है वो सुनना है, तो इससे हो जाते हैं ठीक। तो मेरे को 1.5 साल लगा किसी किसी को ठीक करने में, किसी को 3 साल लग गया। और सर इस पेशेंट का एज की मतलब जब एज बढ़ जाता है तो ये सिवियरिटी बढ़ जाती है क्या सर? हाँ बढ़ती है ना, वो मैंने कहा ना, अकेलापन है, स्ट्रेस है, रस धातु का प्रीणन कार्य नहीं होगा तो होगा ही ना, बढ़ेगा ही ना। यस सर, यस सर। एलोपैथी में वो क्योर नहीं होता है, वो जो भी दवाइयां देते हैं वो बॉडी को चला रहे हैं, जैसे चाबी लगाया बॉडी चलेगा, जैसे खिलौना चलता है ना, पपेट, चाबी घुमाया वो चलेगा, वैसा वो दवाई देते हैं। हम लोग ऐसे रहते हैं, हम पूरा ठीक ही कर देते हैं, इसलिए हमारा आयुर्वेद ज्यादा अच्छा है। और रसायन चिकित्सा इसलिए तो बोला है कि रसायन चिकित्सा, ज्योतिषमती तेल बहुत अच्छा है, स्वर्ण प्राशन बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने, जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो अर्चना मैम आप करिए और हमें बताते रहिएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। यस सर, यस। हाँ जी बताइए। सर इसमें कृमि का कोई रोल होता है? 100% रहता है, कृमि की वजह से भी मस्तिष्क रोग होते हैं, कृमि सब खा जाएगा तो फिर वहां पोषण ही नहीं होगा, तो एट्रोफिक चेंजेस आएंगे बहुत जगह। कृमि की भी चिकित्सा करनी चाहिए, हमारे सर बोलते हैं, और अगध दवाइयां भी देनी चाहिए। कहीं ना कहीं विष का सेवन हो रहा है, तो इसलिए अगध द्रव्य जो है, अगध तंत्र पूरा पढ़िए, जो जो जैसे तुलसी है, ब्राह्मी है, शिरीष है, वो अगध द्रव्य भी दे, और कृमि की भी चिकित्सा करे, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस शोधन करे, विडंगा रिष्ट, पलाश बीज का शार, पलाश बीज का चूर्ण, ये कृमि या करंज बीज का चूर्ण बहुत अच्छा काम होता है। क्योंकि आप लोग देखेंगे ना मस्तिष्क रोग का उसमें देखेंगे तो कृमि भी हेतु बताया है, कृमि से अपस्मार होता है, ये भी रेफरेंस है चरक में। बताइए बाकी लोग, बताइए आप लोग। और डॉक्टर दिलीप सिंह पनवर जी, आप कृपया अपने बारे में बताएंगे प्लीज। डॉक्टर दिलीप सिंह पनवर जी, आप कृपया बताइए आप कौन है। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ आप कौन है, कहाँ से हैं, कृपया बताइए सबको। सर मैं शहडोल मध्य प्रदेश से हूँ और शासकीय सेवा में सर मैं। जी हेलो। हाँ सर। हाँ सर, मैं अभी एएमओ के पद पे हूँ शहडोल में, गवर्नमेंट में। जी जी सर। तो और आप सर आपका कितना दिन से सर्विस कर रहे हैं सर? जी सर। कितना दिन से सर्विस कर रहे हैं? सर अभी मैं 16 में हुई है मेरी पोस्टिंग, तो आपका 2016 में पोस्टिंग हुई है। 7 साल तो हो गया आपका एक्सपीरियंस, कितना बढ़िया। जी सर। तो सर आप, हाँ आप कुछ बताइए ना, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए ना, कोई सक्सेस स्टोरीज वगैरह कुछ बताइए ना। सर मैं आपके लेक्चर सुन सुन के मतलब सीखता रहता हूँ, और अभी मैंने सर यहाँ पर अभी एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट थे जी आ रहे के। हेलो। जी जी सर, बोलिए बोलिए सर। हाँ हाँ, तो सर मैंने उनको अपने यहीं से अपने जैसे गवर्नमेंट में से दिया था, मैंने अपने राशनादी, सिहनाथ और अपने केशोर गूगल और त्रिफला, हाँ त्रिफला गूगल, तो सर इनसे तीनों से उनको मतलब सर सिंगल डोज में उनको जो बहुत ज्यादा पेन हो रहा था उसी में उनको आराम हो गया सर। और सर उनको जो स्वेलिंग थी उसमें मैंने पुनर्नवारिष्ट दिया था, उनका स्वेलिंग भी 3 दिन बाद उतर गया सर। जी जी। और उसके साथ में सर उनको फिर भारत में ये जो फ्लेंजेस रहते हैं, जो जॉइंट रहते हैं उंगलियों के, यहाँ पे दर्द हो रहा था, तो उनको वैद्यनाथ का
क्या बैद्यनाथ का क्या सर? किसी को आवाज आ रही है सर की? वाथर का जो क्वाथ आता है। हाँ सर, हाँ जी सर, तो मेरा ये अनुभव है सर आपसे। और सर एक मैंने केशोर गुग्गल का बहुत अच्छा चर्म रोग में देखा है सर। एक पेशेंट को मतलब वो काफी समय से इलाज कर रहे थे, उनको ब्लिस्टर्स हो रहे चेहरे पे और हाथों पे, इन पे सर। उनको जैसे हम कैंप लगाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जी। तो वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ड्रग ही मैंने उनको केशोर गुग्गल दिया था सर। उसको मतलब एक ही दिन में सर 50% आराम हो गया था सिर्फ अरे केशोर वाह, गुग्गल से। कैशोर गुगल से क्या आराम हुआ था सर? जी क्या हुआ था? सर उसको जो 13-14 साल की गुड़िया थी वो, और उसको सर मतलब से क्या बोलते हैं, फफोले टाइप हो रहे थे मतलब चेहरे पे, और वो 6-7 साल से परेशान थे सर। मतलब सब ब्लिस्टर टाइप हो रहे थे, और सिर्फ इसको सिंगल डोज ही दिया था सर मैंने। मतलब वहाँ उपलब्ध नहीं थी जो दवाइयाँ थी, सिर्फ केशोर गुग्गल ही दिया था सर मैंने उसको, और काफी रिलीफ हो गया था सर उनको। जी, बहुत अच्छा बताया। और सर कुछ और बताइए, सुनने का मन कर रहा है। जी सर, अभी और होगा तो मैं बताऊंगा सर आपको, बिल्कुल। जी सर, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके सर। जी जी सर, अब क्या है थैंक ना यू सर। कि हम पेशेंट भी भेजेंगे, कितने अच्छे हमारे आयुष दर्पण के चिकित्सक हैं, जी जी सर। तो इतना अच्छा मजा आएगा। जी सर, जी बिल्कुल। थैंक यू जी सर। सर। जी जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। डॉक्टर गीता पटेल मैम, आप कोई केस का बताएंगी, कुछ शेयर करना चाहेंगी गीता मैम? परवीन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, जी सर। हाँ सर, बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि मेरी एक पेशेंट थी, हाँ वो सर मतलब मैक्सिमम वो नर्स है सर हॉस्पिटल में, उनके राइट साइड कान के ऊपर दर्द होता है सर, सर में। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको पथ्यादि काढ़ा दिया था, लेकिन जैसे पहले वो मुझे मिले नहीं थे, फोन पे ही बात हुई थी, तो मैंने पथ्यादि काढ़ा दिया था। मैंने जब उनसे मिला, उनका चेहरा बहुत सूखा हुआ था, 30 ईयर्स की लेडी है। जी तो मतलब सर मैंने उनको स्पाइरी भी दी थी दूध में पीने के लिए, ताकि थोड़ी ताकत आए। जी सर जी। इसमें और क्या दे सकते हैं सर? उनको सिर्फ आपने कान के हेतु ऊपर भी दर्द हेतु बताया, हेतु कि क्यों हो रहा है? है। मैक्सिमम सर वो खड़े रहते हैं, खड़े रहने का ज्यादा काम है, स्ट्रेस। आपका म्यूट हो गया सर, आपने म्यूट कर दिया। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ जी सर, एक तो खड़े रहते हैं सर, एक स्ट्रेस बहुत लेते हैं जी, जी। ये खड़े होने का ही हेतु है, और बताइए ना, खाने पीने में और और क्या है? और खाने पीने में तो सर वो बहुत चेंज करके रखते हैं पहले से ही, मतलब वो उनके जो हस्बैंड है वो इससे जुड़े आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम खाने पीने का तो परहेज रखते हैं सर। नहीं तो केवल खड़े रहने से हेडेक हो रहा है? हाँ, एक तो हेडिक सर, जो खड़े रहने का ज्यादा काम है, वो कह रहे थे कि मेरा मैक्सिमम जो काम है हॉस्पिटल में वो ऐसे इधर उधर चलने फिरने का या फिर खड़े रहने का, बैठने का टाइम मुझे बहुत कम मिलता है। दूसरा मतलब वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, बस यही दो रीजन है मुझे। ठीक है, तो आप उनको नस से दे दीजिए ना सर। पथ्यादिक्वाद दिए आपने, बहुत अच्छा किए। गोदंती भस्म दे सकते हैं, है ना। शिरशूलादि वज्र रस दे सकते हैं, सुचेकर रस दे सकते हैं। पहले तो आपको शिरशूल तो वातज पित्तज कफज क्या है, क्रिमेज क्या है, वो देखना पड़ेगा। जी सर। उस हिसाब से चिकित्सा अलग अलग होती है। अगर पित्तज होगा तो विरेचन करा दीजिए, अगर वातज होगा तो नस से दे दीजिए, घृतपान करा दीजिए। कफज होगा तो त्रिकटु या पंचकोल, ये सब चूर्ण दे दीजिए, तो ठीक हो जाएंगे। जी पहले सर। अंशांश कल्पना से आपको देखना पड़ेगा, वातज पित्तज कफज। ठीक है, जी सर। जी सर। आप एक बार केस टेकिंग और करिए, फिर हमें बताइएगा, तो हमें जी पता सर। चलेगा। साहब एक केस हिस्ट्री बताओ। हाँ जरूर बताइए सर। सर एक 15 साल का लड़का था, हाँ सारे दिन खा खा करता था, जी और रात को भी उठे तो खाना मांगता था। जी तो उसका वेट भी बढ़ गया था ज्यादा। जी। एक मैंने उसका वेट नहीं किया था, इसलिए मैं अभी इतना प्योर नहीं कर सकता, लेकिन 3 महीना उसको विरंगारिष्ट ही दिया सर, अच्छा, और विरंगारिष्ट से उसका बिल्कुल बॉडी ठीक हो गया। बहुत अच्छा। तो क्या कैसे काम किया विडंगा रिश्ते, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से वो कृमि की वजह से होगा सर। अच्छा,
वो अपना दांत से नाखून खा रहा था। जब आया हॉस्पिटल में, मेरा आता ना क्लिनिक में, तो ऐसा करता था जी। ठीक है। और कुछ नहीं दिया था, सब विरंगारिष्ट सिवाय कोई चीज नहीं दिया था। अच्छा। तो खाना पीना उसका भी बंद हो गया, 2 टाइम 3 टाइम खाने लगे, नहीं तो सारे दिन खाना, स्कूल के जाते समय खाना, आते समय खाना, बीच में खाना, रात को उठ के खाना, ऐसा करता। जी। तो अभी विडंगारी से सब ठीक हो गया सर? हाँ सर, एक ही विडंगारिष्ट ही दिया था और कुछ नहीं। और सर कितना दिन में फायदा हुआ सर? सर शायद चले गए। कितना दिन विडंगारिश देने से फायदा हुआ सर? 3 महीना दिया था सर। और कितना डोज में? 15-15 ml। अच्छा ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर। तो इसमें मेद में रोल है विडंग का। हाँ जी जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी सर, सर एक केस डिस्कस करना था। करिए, यहाँ मोनिका मैम भी है, करिए। जी सर, सर मैंने ग्रुप में फोटोग्राफ्स डाले। आज मेरी ओपीडी में एक बच्ची आई थी 6 साल की, तो जी उसको इंद्रलुप्त है। उसके आईब्रो के, एक आईब्रो के बाल आधे गायब हो गए हैं, सर पे भी पैचेस वगैरह हो गए हैं काफी। तो जी मैंने हिस्ट्री ली, तो सर हिस्ट्री में उसकी मतलब 1 साल से उसको ये प्रॉब्लम है। वो मॉडर्न होम्योपैथिक सब जगह दिखा चुके हैं उसको, जी पर मतलब मॉडर्न से तो थोड़ा रिलीफ मिला था, जैसे वो स्टेरॉइड वगैरह देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही ट्रीटमेंट बंद कर दिया क्योंकि उनको पता चला कि इसमें स्टेरॉइड है। तो फिर वो आए थे सर। उसकी हिस्ट्री मैंने ली, तो बच्ची जंक फूड बहुत खाती है, सब्जी में बस वो आलू की सब्जी खाती है। जी रात में वो अक्सर दही लेती है, और नेल बाइटिंग की उसकी हिस्ट्री है, और बेड वेटिंग भी कभी कभी करती है। जी। तो फिर सर इसमें मतलब मैंने तो कृमि का विचार करके ट्रीटमेंट दिया, आप गाइड करिए सर। ठीक है ना। आप, ये इंद्रलुप्त का केस है ना? जी सर। तो इसमें तकदीर जी भी बताएंगे। इसमें आप क्या करिए कि जेपाल का बीज होता है या इच्छा विधि रस, इसको पीस के वहां लगा दीजिए। उसके बाद में सर ऊपर का स्कार्फ निकल जाएगा। या फिर आप प्रच्छान कर्म करिए, नीडल लेके ऐसे छेद 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 प्रच्छान कर्म करिए। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे केश तेलों का नस से दे दीजिए, जो बाल बढ़ाने वाले से हो जी जाएगा। कर विरादि तेल का। जी। और सर मतलब जयपाल के बीज का लेप या इच्छा विधि कितने दिन लगाना है? 3 दिन, 3 दिन, ज्यादा नहीं लगाना। 3 दिन लगाना है तो वो काला पड़ जाएगा, और फिर वो खपली ऊपर का एक लेयर निकल जाएगा, फिर बाल आ जाते हैं। जी सर। जी सर। सर क्या और उसको कृमि का सर बहुत अच्छा किया विचार आपने। कृमि का ही सर मुझे मतलब उसका लग रहा है, वो रात में दांत भी किटकिटाती है, तो वो जी सारा हिस्ट्री कृमि का ही लग रहा है। जी सर मैंने उसको कृमि कुठार रस दिया, एक 6 साल की, तो एक टैबलेट बीडी दिया है, और जी कृमि हर सिरप आता है वो दिया है, और जी बाल चतुर्भुज सिरप दिया है उद्दीपन पाचन के लिए, और त्रिफला सिरप दिया है उसको अनुलोमन के लिए। जी। ठीक है सर, ये ट्रीटमेंट। बहुत अच्छा, सही है। हाँ थैंक यू सर। और सर एक और चीज पूछनी थी मुझे, इसमें हम नीम तेल और करंज तेल की बस्ती दे सकते हैं? जरूर देना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। और सर आपके कितने पास ml दे, जैसे 6 साल की है तो फिर? 10 ml, 15-20 ml जितना आप दे सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी। और आप ना केश तेलों का भी यूज करिएगा, नस्से के लिए, बस्ती के लिए। और सर हम लोग स्टार्टिंग में अमरूद की, खीर वाला तेल का ही दिया है बच्ची है मैंने का, फिर उसके बाद सर वट जटा ऑयल यूज कर सकते हैं ना, वो माइल्ड होता है, जरूर कर बाकी तो सकते फिर हैं वट जटादि तेल। हाँ, आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा, मृदुपा की। मैंने बनाया था सर, ठीक है। है मेरे पास। और आप क्या करिए मालूम है, अगर ये सब के साथ में कुछ और करना है तो सीताफल के पत्ते या अमरूद के पत्ते को घिसिए वहां पे, और फिर देखिए कितना अच्छा बाल आता है। बच्ची है सर 6 साल। अरे भाई चप्पल पहन लिया। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं? शायद नहीं आप। कंसर्न फोन से हूँ क्या उनसे? डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं सर, और तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस ये पूछना था। हाँ ठीक है। हरीश बत्रा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये केस में इंद्रलुप्त का केस है।
एलोपेशिया एरेटा के केस में कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। ठीक है मैम, आप इतना हेलो। करिए फिर बताइए। हाँ जी बताइए सर। हाँ सर, इसमें ना सर हम अपना हेयर ऑयल जो है, मैंने आपको आगे भी फोटो डाली थी ग्रुप में, उसके साथ सर 1 महीने के अंदर अंदर आ जाते हैं बाल दोबारा। लेकिन उसमें बस ये होता है कि नॉन वेज बंद करवाते हैं हम साथ में। नॉन वेज खाते रहो तो फिर वो ट्रीटमेंट नहीं होता इंटरलूप का भी। जी मैम अगर कौन सा ऑयल बताया आपने? मैम वो हम खुद ही बनाते हैं, मैंने ग्रुप में भी आगे डाला था। ओके, आपको चाहिए होगा तो मैं एक बार भेज दूंगा। वापस डालना। हाँ, एक बार डाल डालना। दीजिए और उसके कंटेंट्स बताइए कि क्या है, वो कैसे काम करता है। कंटेंट भी सर मैंने डाले थे साथ में। एक बार फिर डाल दीजिए ना, लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। सर जैसे 6 साल की है तो फिर जलौ का उच्चारण करना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, जलौका से तो बहुत अच्छा फायदा होगा वहां पे। अशुद्ध रक्त निकल जाएगा ना, माइक्रो सर्कुलेशन होगा तो अच्छे बाल हो जाते हैं। सर लेकिन पूरे सर पे हैं पैचेज, आगे पीछे सब ठीक है ना, जगह। आप जहां जहां करेंगी वहां देखते हैं ना क्या होता है। जी सर, जी सर, थैंक यू। मोनिका मैम, आपने जो लिखा है वो कृपया यहाँ पे बताइए, जो चैट बॉक्स में लिखा है आपने। सर जैसे मैम ने बहुत सही सर कृमि का विचार किया। तो अगर एलोपैथी में भी देखें तो उसको फंगल इन्फेक्शन करके मानते हैं, तो वो भी एक तरह का कृमि हो गया। तो अच्छा, मुझे लगता है इससे असर आना चाहिए। तो सर इसमें अगर हम लोग ये जैसे कृमि की चिकित्सा होती है, आशा प्रकर्ष प्रकृति विघात, वो सब विचार करके करेंगे तो सर आप उसमें कैसा सजेस्ट करेंगे, वो मैं तीसरा बताइए पूछना चाह रही पहले। थी। मोनिका मैम, आप तीसरा स्टेप बताइए। आशा प्रकर्ष बता दिया आपने, प्रकृति विघात बताया, तीसरा स्टेप भी एक होता है, याद है आपको? सर याद नहीं आ निदान रहा। परिवर्जन। निदान हाँ, परिवर्जन ठीक ठीक तीसरा ठीक स्टेप। ठीक सर, ठीक। जी जी सर। तो तो ये सर आप इसमें करिए कैसे, विनीता मैम। नहीं सर इसमें क्या वही ऐसे जैसे हम करते कि गुड़ वगैरह ऐसे ही खिला करते के हैं, उसके बाद। दूध चॉकलेट वगैरह बंद कर देना है, अभिसंधि पदार्थ जो कृमि उत्पन्न हाँ करते हैं हेतु है, और गुड़ खिला के और फिर विडंगारिश कृमि कुटारस वगैरह देके विरेचन करा सकते हैं। जी सर। जी। कोई और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा केस डिस्कशन हो रहा है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आप बताइए सर। हरीश बत्रा जी आप बताइए सर। सर जी, गुंजा गुंजा का बहुत अच्छा रोल है सर। मेरा एक पेशेंट ऑलरेडी चल रहा है सर, जी प्याज के रस सर, में गुंजा लोकल एप्लीकेशन के लिए सर। अच्छा, सर गुंजा लेकिन पीसते कैसे, वो बहुत हार्ड होता है, मेरे पास गुंजा है तो। हम मैं शायद सर शोधन भी मैं करेंगे ना मैंने पहले सर। सर मैं 2 दिन बाद मैं उसकी फोटो डालूंगा, पहले वाली और अब वाली। जी मेरे पास पेशेंट चल रहा है सर एक। सर कैसे इसमें लगाते गुंजा हैं आप सर, पहले बताइए। शोधन करते हो सर? नहीं नहीं, ऐसे ही मैंने क्रश करके उसके अंदर प्याज के रस में लगा के ना, अच्छा अच्छा। उससे लगाते हैं। एक्चुअली गुंजा, जब मेरे फ्रेंड का ना एक टॉपिक था इसी के ऊपर, उसने थीसिस लिखी थी, गुंजा उसका एक सब टॉपिक था। तो उसका तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ था, तो उसी को देख के मैंने लिया था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मैं डालूंगा 2-3 दिन बाद दोनों फोटो डालूंगा, पहले की भी और बाद की भी डालता हूँ मैं। सर ये डेली लगाना है? डेली, मैंने तो डेली लगवाया है, रात को लगा के सोती थी। और एक हेयर ऑयल है, मैं कल डालूंगा, हेयर ऑयल भी डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा कल। जी सर, थैंक यू सर। और हम लोग और भी देते हैं अस्थि मज्जा में, पहले तो शोधन वगैरह करके अस्थि मज्जा पाचक है। फिर ये डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम ने भी दिया था ना एक पेशेंट को, ये गुलकंद और प्रवाल पंचामृत, उससे भी बहुत अच्छा बाल आते हैं। या फिर अस्नादि योग है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, वो बहुत अच्छा काम करता है। जी सर, मैंने सेकंड स्टेप यही सोचा है, पहले ये क्रीमी वाला करूं, फिर उसके बाद से फिर ये अस्थि मज्जा पाचक और फिर लाक्षा गुगुल आप कहते हो अस्थि पोषक, ये सब फिर स्टार्ट करूं। ठीक है। जी सर। और कोई? हरीश बत्रा जी आपका इंतजार रहेगा, आप क्या क्या भेजते हैं हमें। मैं कल डालता हूँ सर, कल ही डालता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। और वैद्य इशू का, हाँ बोलिए। तकदीर जी क्या बोल रहे हैं? डाल दिए सर, फॉर्मुलेशन भी डाल हाँ दिए। इन्होंने डाल दिया है, आप लोग देखिएगा, तकदीर जी ने ग्रुप में डाल दिया। वैद्य इशुकांत जी और शशि तिवारी मैम, आप लोग अपना कुछ व्यू बताइए, ओपिनियन बताइए ये केस में। गुड इवनिंग सर। इसमें जो भी मतलब खालित्य पालित्य में जो होता है, मेन वजह होती है पित्त की, तो पित्त शामक चिकित्सा करें, जैसे चाहे गुलकंद है, प्रवाल पंचामृत है, इस तरह के सारे द्रव्य हैं। और चूंकि जलौका से सिर्फ मतलब रक्त पक्षान बेटर इसलिए रहेगा
क्योंकि जो ऊपर का रहता है तो वहाँ पर जलोका बढ़िया काम करता है, तो जलोका करा सकते हैं। नहीं तो जलोका नहीं करना चाहते तो ये जो होता है पारिजात का पत्र होता है, इसका जो रफ सरफेस होता है उसको भी रगड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चा ही है तो छोटा, तो उससे भी करेंगे तो उससे भी होगा। और सर का ये इच्छा विधि वाला है। अदरवाइज मैं तो प्याज के रस को बोलती हूँ, पर उसको डेली लगाना पड़ता है, मेहनत वाला थोड़ा काम होता है। डेली लगाइए, कम से कम 1-2 घंटे रहे, और फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए, तो उससे भी हो जाता है। और रूट कॉज देखना पड़ेगा, जैसे मैम उसकी शुरुआत में पित्त वो कर रही है, कृमि की चिकित्सा कर रहे हैं, तो कृमि की चिकित्सा करें, और साथ में सारी चीजें जो भी निदान परिवर्तन होना ही चाहिए। बच्ची जैसे जंक फूड वगैरह बहुत कुछ खाती है, और मैम बाद में मतलब नस तो देना ही है, ये सारी चीजें हैं सर। और तो ऐसे बच्चों में तो बहुत सर रेयर ही देखा है इस तरह का जैसे केस तो है, बड़ों में तो इन चीजों से रिजल्ट आ जाता है। जी सर, थैंक यू सर। जी शशि मैम, आप कितना इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है। आपका एग्जाम कब है मैम? 25 तारीख को है ना? नहीं सर, 31 जुलाई को एग्जाम है, कुछ भी पढ़ाई नहीं है। वो आप करिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना हाँ, है। तारीख पढ़ रहे हैं पर याद नहीं हो रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा, आप पढ़ते रहिए मैम। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और वैद्य इशुकांत जी, आपने कुछ लिखा है, कृपया आप बताएंगे जो आपने हाँ चैट सर, में है। जी ये सर आनंद भैरव रस और जो गौमूत्र होता है सर, ये कृमिक न होता है, क्योंकि आनंद भैरव रस में जैसा आपने बताया जमाल घोटा पड़ा होता है, तो आनंद भैरव रस वहाँ पे अपना मतलब जमाल घोटा, और उसमें जो तो उष्ण दवाएं हैं, वसनाभ है, तो उसको चलते वो कटु रस प्रधान होने के कारण कृमि हर भी है, और साथ में पिपली भी है। सो कृमिक न महाकषाय में इसका वर्णन है, पिपली का, विडंका आदि मतलब जितने भी द्रव्य है। और गौमूत्र तो सर कृमि हर ही है, कफ हर ही है वो, तो उष्ण भी है, तो वो मतलब देने में मेरे हिसाब से मैंने एक पेशेंट को दिया था और कुछ उसको लाभ भी हुआ है। वैसे उससे कंटिन्यू नहीं रखा उस दवा को, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, एक्चुअली एमपी के रहने वाले थे वो, तो उनको भी मैंने इसको चलाया हुआ था। साथ में वीरंग का चूर्ण और पिपली का चूर्ण थोड़ा थोड़ा मिला करके 2-2 ग्राम के मात्रा में सवेरे शाम खाने से पहले, और साथ में सर इनको वीरंगा रिष्टे वीरंगासो दोनों में से कोई भी एक चला सकते हैं। और कहीं ना कहीं सर इनका मतलब जो मिट्टी तेल जो होता है ना सर, अपन यूज करते हैं घर में, जी तो ये जो मिट्टी तेल होता है सर, बचपन में मतलब जब कृमि हो जाते थे कहीं पे भी, मतलब ऐसा मतलब बोलना चाहिए कि यूँ समझ लीजिए एक वैद्य जी थे, तो बच्चों के नहीं होता सर, जो मल द्वार होता है वहां पे कृमि हो जाता है, तो वहां पे वो मतलब मिट्टी तेल को अप्लाई करते थे, और वो इमीडिएट वो मतलब उसी रात को वो बच्चे का जो वो है कृमि का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाता था। वो मतलब जैसे चापते हैं, कृमि जो होते हैं वो बच्चे के मल द्वार को मतलब चापने जैसे करते हैं और दर्द देता है बच्चों को, तो वहां पर उसको अप्लाई करते थे वो वैद्य जी। केवल ऐसे तो केरोसिन का ऑयल को केवल लगा देना है, हाँ, जो मिट्टी तेल होता है सर, वही केरोसिन ना? हाँ वहां पे हल्का सा अप्लाई करते थे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अप्लाई करके उसको छोड़ देते थे, तो बच्चा रोना बंद कर देता था, और वैसा वो जलन भी नहीं होता था। थोड़ा से मात्र प्रमाण में, मतलब मुख्य तो प्रमाण ही है सर, प्रमाण के हिसाब से ही वो करते थे काम, तो उसको वो करते थे सर। ऐसा मतलब मेरे को ध्यान है सर ये चीजों के बारे में। जी जी सर, क्योंकि बचपन से उसी माहौल में मैं रहा हूँ, तो हमारा औषधि का मेरे परदादा भी मतलब ऐसा मतलब औषधि का वैद्य थे वो, तो भी दिया करते थे, तो उनके माहौल में रहा हूँ मैं, तो पता है मेरे को थोड़ा थोड़ा उनके बारे में। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने जो डीपी में गुरुजी का फोटो लगाया है, उनका तबीयत कैसा है अभी? सर उनका ना तबीयत अभी कैंसर स्टेज है सर, 4th स्टेज है उनका, और सर उनका एक्चुअल में मतलब वो बिल्कुल ना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस वो लेटे हुए, ब्लड कैंसर है उनको, तो वो दवा वगैरह भी नहीं खा रहे सर, एक्चुअल में नाम बस जप कर रहे हैं, राधा राधा मतलब बोलते हैं, और बस वो बैठे रहते हैं। तो आप उनका चिकित्सा करिए ना। नहीं करवा रहे हैं सर, वो किसी से चिकित्सा नहीं करवाना चाहते। क्यों? अपनी मनीषा मैम और वो आदित्य सर गए थे ना उनसे बात करने। अच्छा। मनीषा मैम है ना यहाँ पे, मनीषा सिंह मैम छत्तीसगढ़ की, और एक आदित्य सर है एमबीबीएस डॉक्टर, वो लोग गए थे, उनका कुछ चिकित्सा शुरू किया था उन लोगों ने। अच्छा जी जी। बाद में क्या हुआ पता नहीं। तो सर मैं चिकित्सा कर सकता हूँ उनका, अगर आप बोले तो तो मेरे को थोड़ा लाइन ऑफ। आप पहले उनका केस बताइए ना, तो मैं बताऊंगा ना, आप ठीक कर सकते हैं। ब्लड कैंसर ठीक हो जाता है, रक्तवास स्रोतस की दुष्टि ही रहती है, और कुछ नहीं रहता। जी सर, मैंने सोचा था इनको रक्त पाचक दूं क्या, इनको सवेरे शाम जरूर बस दीजिए, रक्त पाचक दीजिए। जी जी जी। आप थोड़ा केस मेरे को बताइए ना, तो मैं बताऊंगा।
तो सर मतलब आपको कैसे पता चला सर मतलब उनके बारे में? मनीषा मैम ने ही बताया और आदित्य सर लोग गए थे देखने, उसके जी बाद में सर। क्या हुआ पता नहीं, मनीषा मैम आ नहीं रही हैं। जी मैंने उनसे गुरु दीक्षा लिया था सर 2 साल पहले। तो आप तो अपने गुरुजी को ठीक कर दीजिए ना। जी सर मैं वृंदावन जाने का प्लान कर रहा हूँ वैसे उनको देखने के लिए। तो जी मैं उनका केस स्टडी करता हूँ अच्छे से सर और आपको भेजता हूँ उनका रिपोर्ट्स मंगा करके। और मैं फिर उसके बाद अपन चिकित्सा स्टार्ट करते हैं सर उनका। हाँ ना, ठीक कर तो दीजिए ना गुरुजी को। जी सर सौभाग्य की बात होगी सर हम अपने सदगुरु गुरु जी को ठीक करेंगे तो। हाँ वही तो। जी सर बिल्कुल सर आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक होंगे सर वो। हाँ जी सर सर प्रणाम सर। 12 वर्ष का पौधा आता है, इसमें ब्लड कैंसर का कोई रोल हो? जी, लेकिन एक बार केस समझ जाए तो हम संप्राप्ति समझ सकते हैं ना। हमें बस ये पता है कि वो बीमार है, बाकी क्या है कुछ मालूम नहीं है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बोलना चाहेंगे? मर गए यार तो सर। हेलो सर। हाँ सर, कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी प्रणाम। हाँ नहीं सर इस प्रणाम। केस के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज नहीं है सर, इसलिए नहीं बोला। हाँ वो केस का हमें कुछ नहीं मालूम है, बस ये है कि बीमार है, बाकी कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ईशुकांत जी आप जाइए और पूरा केस स्टडी करके बताइएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम दवाई देंगे, ठीक हो जाएंगे। जी सर मेरे मन में ये बात था सर आपने कैसे मतलब इसको जान लिया पता नहीं। मतलब मैं बोलने वाला था आपको सर। जी हाँ पता नहीं आपने मतलब कैसे उसको मतलब एक बार में वो कर लिया सर। ये बात को मैं रखने वाला था अभी अभी। जी जी सर धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। किसी को कुछ पूछना? हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? नहीं सर, अभी मैंने आपको पूछा 12 मासी का पौधा आता है ना, उसमें इसका कोई रोल है ब्लड कैंसर? सर पौधा कोई जो आप उसमें हाँ लाल सफेद फूल आता है और उसे 12 मासी का पौधा बोलते हैं। 12 मासी का पौधा। अच्छा सर सदाबहार तो नहीं बोले सर? हाँ हाँ सदाबहार है उसका। हाँ उसका है ना, फायदा है ना, लेकिन वो बीमारी तो समझ है तभी ना कुछ बताएंगे। अच्छा सदाबहार सर कैंसर में काम आता है, उससे कैंसर की मेडिसिन बनती है मॉडर्न में अभी भी। जी क्रिस्टिन सॉल्ट होता है उसके कैसे देते हैं अंदर। उसका? स्वरस देते हैं, कल्क देते हैं, बटी देते हैं, क्या देते सर वो हैं? एलोपैथिक मेडिसिन है, पर जब मैंने स्टडी की थी अपनी फार्मेसी की आयुर्वेदा की, उसमें सर सबसे पहले इसका ही पढ़ाया था कि ये काफी ओल्ड मेडिसिन है कैंसर की। जी तो आयुर्वेदा में तो हम उसे डायरेक्ट ही सर खा सकते हैं रेगुलर बेसिस पर, उसे कैंसर सर होने नहीं देता वो अगर हम रेगुलर बेसिस पर खाते रहें। जी लेकिन सर वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है, अगर खा लें तो फिर उसके बाद मीठा खाने पर भी मुंह कड़वा ही रहता है, चाहे अच्छा चीनी भी खाओगे वो भी कड़वी लगेगी। अच्छा। तो आप ये तकदीर जी आप बीएमएस हैं कि आप डिप्लोमा इन मेडिसिन? नहीं सर बैचलर है, बैचलर इन फार्मेसी। अच्छा, बैचलर इन आयुर्वेदिक फार्मेसी। हाँ आपने मैन्युफैक्चरिंग मतलब बीएमएस नहीं किया है? जी नहीं सर। अच्छा ठीक है ना, तो आपने बैचलर इन आयुर्वेदिक फार्मेसी ऐसे डिग्री लिया है? जी 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 सर। और शशि मैम कुछ लिख रही हैं, आप कृपया बताइए आप क्या लिखी हैं मैम? हाँ सर वो सदाबहार जो है सदम पुष्पा जो है आचार्य प्रियव्रत शर्मा की बुक में तो लिखा है कैंसर के लिए, लेकिन नॉर्मली इसको फीवर में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं और प्रमेह के केस में डायबिटीज के केस में मेनली काफी यूज होता है। तो डायबिटीज के केस में बोलते हैं इसका जो व्हाइट वाला पुष्प होता है, हालांकि पर्पल भी दोनों मैंने तो लगाया अपने मतलब सेंटर पर, इसको जब खाते हैं 1 या 2 पुष्प डेली खाते हैं तो उससे शुगर लेवल मेंटेन रहता है। तो शुगर के केस में भी यूज होता है, फीवर के केस में भी काफी बढ़िया यूज होता है। तो इसके पत्र और पुष्प दोनों ही यूज होते हैं, नॉर्मली फ्लावर को ज्यादा यूज किया जाता है सर। जी जी सर थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। तो आज की संभाषा आप लोगों को कैसी लगी कृपया ग्रुप में लिख दीजिएगा। और अभी हम संभाषा बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। अब हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, प्रणाम सर, थैंक यू। प्रणाम सर।